हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा कल अपन ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक लेसन एंजाइम स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने एंजाइम का इतिहास, एंजाइम की परिभाषा तथा उपापचयी क्रिया और उनके प्रकार ये पढ़ लिए थे। ठीक है, आज अपन एंजाइम की संरचना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप बोर्ड पर देखते रहना। ठीक है, बताता भी चलूँगा। प्राय सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, परंतु प्राय सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि सभी प्रोटीन एंजाइम हों। ठीक है ना, आगे चलिए। आरएनए संबंधन कल आपको बता चुका हूँ बेटा। आरएनए संबंधन की क्रिया में भाग लेने वाला आरएनए संबंधन की क्रिया में भाग लेने वाला राइबोजाइम याद रखना, ये कंपटीशनों में पूछा जाता है। राइबोजाइम केवल आरएनए का बना होता है, और ये चीज़ आपको मैं कल भी बता चुका हूँ। ठीक है ना, केवल किसका बना होता है? आरएनए का, तथा कुछ एंजाइम जैसे यूरिएज तथा कुछ एंजाइम जैसे यूरिएज, क्या लिखा बोर्ड पे बेटा मैंने? यूरिएज, पेप्सिन आदि पूरी तरह से प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो अपन को एंजाइम की संरचना में ये 4 लाइनें याद करनी है। ठीक है, क्या लिखा है बोर्ड पे? एक बार मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। देखो कि प्राय सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रोटीन एंजाइम हों। आगे मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे? आरएनए संबंधन की क्रिया में भाग लेने वाला राइबोजाइम केवल और केवल आरएनए का बना होता है, इसमें प्रोटीन होता ही नहीं है। और सबसे लास्ट में मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है बेटा कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्योरली प्रोटीन के बने होते हैं। और वो एंजाइम कौन कौन से हैं? जो केवल और केवल प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे कि यूरिएज, जैसे कि पेप्सिन। आपके सामने दोनों बोर्ड पे लिखे हैं, देखो, यूरिएज, पेप्सिन दोनों। ठीक है, अब इसी में अपन आगे चलते हैं एंजाइम की संरचना में। तो सबसे पहले जो मैंने बोर्ड पे लिखा वो आपको याद करना है। आगे चलिए। केवल प्रोटीन से बने एंजाइम केवल प्रोटीन से बने एंजाइम सरल एंजाइम कहलाते हैं।
प्रोटीन से बने एंजाइम सरल एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, मतलब सरल एंजाइम वे होते हैं जो केवल और केवल प्रोटीन से बने होते हैं। अधिकांश एंजाइमों में प्रोटीन के अलावा अप्रोटोनीय भाग भी उपस्थित होता है। अप्रोटोनीय भाग भी उपस्थित होता है। ऐसे एंजाइमों को जटिल, संयुग्मित, पूर्ण या होलो जटिल, संयुग्मित, होलो या पूर्ण एंजाइम कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आपको दूसरे पॉइंट में ये 3 लाइन याद रखनी है। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है। ठीक है, तो देख लीजिए। केवल प्रोटीन से बने एंजाइम सरल एंजाइम कहलाते हैं। अधिकांश एंजाइम्स में प्रोटीन के अलावा अप्रोटोनीय भाग भी उपस्थित होता है। ठीक है ना, आगे चलिए। ऐसे एंजाइमों को जटिल एंजाइम, संयुग्मित एंजाइम या होलो का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि पूर्ण एंजाइम कहते हैं। तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया। ठीक है ना, अब अपन अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए बेटा, होलो एंजाइम अणु की संरचना। ठीक है बेटा, क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? होलो एंजाइम अणु की संरचना। और इस संरचना में अपन लिखेंगे पूर्ण एंजाइम बराबर प्रोटीन युक्त भाग और नॉन प्रोटीन भाग। प्रोटीन युक्त भाग प्लस नॉन प्रोटीन भाग। ठीक है ना, प्रोटीन युक्त भाग प्लस नॉन प्रोटीन भाग, है ना। होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस सहकारक या कोफैक्टर। ये बेटा ध्यान से देखें आप बोर्ड पे, होलो एंजाइम अणु की संरचना। होलो एंजाइम किसे माना गया है? कंप्लीट एंजाइम को। और होलो एंजाइम का निर्माण प्रोटीन एवं नॉन प्रोटीन दोनों भागों के संयोजन से होता है। प्रोटीन भाग भी होता है और नॉन प्रोटीन भाग भी होता है। आप ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं बेटा कि होलो एंजाइम में उपस्थित प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? एपो एंजाइम। और नॉन प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? सहकारक या कोफैक्टर। ठीक है ना, आगे चलिए। देखिए, उपरोक्त क्रिया में होलो एंजाइम ही उत्प्रेरण की क्रिया में होलो एंजाइम ही सक्रिय रहता है।
उत्प्रेरण की क्रिया में हॉलो एंजाइम ही सक्रिय रहता है, जबकि विघटित एपो एंजाइम व प्रोस्थेटिक ग्रुप निष्क्रिय हो जाते हैं। जबकि विघटित एंजाइम व प्रोस्थेटिक ग्रुप निष्क्रिय हो जाते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है बेटा? हॉलो एंजाइम में उपस्थित अप्रोटोनीय भाग क्या कहलाता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। अभी अपन इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्चुअल में कई प्रकार के होते हैं। एक्चुअल में हॉलो एंजाइम में उपस्थित अप्रोटोनीय भाग के प्रकार पढ़ने वाले हैं अपन, पर उससे पहले बेटा ये थोड़ा सा देख लीजिए। देखो, हॉलो एंजाइम अणु की संरचना, ठीक है। तो हॉलो एंजाइम तो किसे कहा गया है? पूर्ण एंजाइम को, है ना। तो जो पूर्ण एंजाइम होता है यानी कि हॉलो एंजाइम प्रोटीन युक्त भाग और नॉन प्रोटीन भाग से मिलकर बनता है। यानी कि हॉलो एंजाइम में एपो एंजाइम और सहकारक या कोफैक्टर उपस्थित होते हैं, ठीक है। आगे चलिए। उत्प्रेरण की क्रिया में हॉलो एंजाइम ही सक्रिय रहता है, ठीक है। आगे चलिए। जबकि विघटित एपो एंजाइम एवं प्रोस्थेटिक ग्रुप निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये ख़त्म हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सहकारक के प्रकार। सहकारक किसको कहा है अपन ने? हॉलो एंजाइम में उपस्थित नॉन प्रोटीन भाग को। तो मैं अगला हेडिंग लिख रहा हूँ, सहकारक के प्रकार। सहकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखें। सबसे पहला प्रकार तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, प्रोस्थेटिक समूह, प्रकार नंबर 1, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें? जब कार्बनिक प्रकृति का एप्रोटीन भाग कार्बनिक प्रकृति का एप्रोटीन भाग एपो एंजाइम से जुड़ा रहता है। कार्बनिक प्रकृति का एप्रोटीन भाग एपो एंजाइम से दृढ़ता एवं सघनता से जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो उसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, ठीक है बेटा। तो पहला प्रकार क्या लिख दिया मैंने बोर्ड पे? प्रोस्थेटिक समूह। जब कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटोनीय भाग एपो एंजाइम से दृढ़ता से जुड़ा रहता है तो उसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। और इसमें बेटा 2 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, जैसे साइटोक्रोम और दूसरा एग्जाम्पल फ्लेवोप्रोटीन।
साइटोक्रोम एंड फ्लेवोप्रोटीन। दूसरा सेकंड सह एंजाइम, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, को एंजाइम, ये बोल देंगे, ठीक है। और इसमें अपन को क्या कहना है कि जब प्रोटीन भाग एपो एंजाइम के साथ, प्रोटीन भाग एपो एंजाइम के साथ ढीले रूप से बंधा हो, जब प्रोटीन भाग एपो एंजाइम के साथ ढीले रूप से बंधा हो, ढीले रूप से बंधा हो, तो यह या तो उसे कोएंजाइम कहते हैं। जब प्रोटीन भाग एपो एंजाइम से ढीले रूप से बंधा हो तो उसे कोएंजाइम कहते हैं, ठीक है। यह प्रोटीन भाग एपो एंजाइम से, यह प्रोटीन भाग एपो एंजाइम से आसानी से पृथक हो सकता है, आसानी से पृथक हो सकता है तथा पुनः संलग्न भी हो सकता है। तो बेटा ये अपन ने पढ़ लिया सह एंजाइम या को एंजाइम के बारे में, ठीक है। और इसमें NAD, NADP, FAD, कोएंजाइम A, ये सब इसके उदाहरण हैं। क्या क्या उदाहरण है? NAD, NADP, FAD और कोएंजाइम A, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तीसरा प्रकार सक्रियक या एक्टिवेटर, नंबर 3 सक्रियक एक्टिवेटर, अप्रोटोनीय भाग का तीसरा प्रकार, जब अप्रोटोनीय भाग अकार्बनिक प्रकृति का कोई धातु आयन हो, जब अप्रोटोनीय भाग अकार्बनिक प्रकृति का कोई धातु आयन हो, अकार्बनिक प्रकृति का कोई धातु आयन हो तो उसे सक्रियक कहते हैं। और इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे बेटा? Fe एवं Mn, यानी कि आयरन और मैग्नीज, ये दो आ जाएंगे। एक लास्ट लाइन और इसमें अपन को पढ़नी है, हॉलो एंजाइम से कोएंजाइम को डायलिसिस की क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, डायलिसिस की क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो एक बार बोर्ड पे देख लीजिए, अपन ने क्या पढ़ा है बेटा? सहकारक के प्रकार। सहकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। तो सबसे पहला प्रकार बोर्ड पे क्या लिखा है? प्रोस्थेटिक समूह। क्या बोलना पड़ेगा इसमें? जब कार्बनिक प्रकृति का प्रोटीन भाग एपो एंजाइम से दृढ़ता से जुड़ा रहता है तो उसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। और प्रोस्थेटिक समूह के अंतर्गत
आपको दो उदाहरण याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक तो साइटोक्रोम और दूसरा फ्लेवोप्रोटीन। दूसरा क्या लिखा है बेटा? सह एंजाइम। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? को एंजाइम। जब एप्रोटीन भाग एपो एंजाइम के साथ ढीले रूप से बंधा हो, ठीक है, तो उसे को एंजाइम कहते हैं। यह एप्रोटीन भाग एपो एंजाइम से आसानी से पृथक हो सकता है या पुनः संलग्न किया जा सकता है। और इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? NAD, NADP, FAD एंड को एंजाइम ए। तो बेटा ये दो प्रकार हो गए। और तीसरा और अंतिम प्रकार सक्रियक अथवा एक्टिवेटर, ये तीसरा प्रकार है। और इस तीसरे प्रकार में बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक देखना। देखिए, जब एप्रोटोनीय भाग अकार्बनिक प्रकृति का कोई धातु आयन हो, ठीक है, क्या बता रहा हूँ बेटा? मैं ये कह रहा हूँ कि सक्रियक अथवा एक्टिवेटर के जब एप्रोटोनीय भाग अकार्बनिक प्रकृति का कोई धातु आयन हो, जैसे Fe और Mn, ठीक है, तो उसे अपन सक्रियक अथवा एक्टिवेटर कहते हैं। तो बेटा ये ना हॉलो एंजाइम में प्रोटीन भाग से जुड़ने वाले एप्रोटोनीय भाग के प्रकार हो गए। तो बेटा आपने कुल कितने प्रकार पढ़े? 3। कौन कौन से पढ़े? पहला प्रकार तो प्रोस्थेटिक समूह, दूसरा प्रकार सह एंजाइम और तीसरा प्रकार एक्टिवेटर यानी कि सक्रियक। पहला प्रकार कौन सा पढ़ा आपने? प्रोस्थेटिक समूह। उसमें आपने कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े? साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन। दूसरा प्रकार आपने कौन सा पढ़ा? सह एंजाइम। उसके अंदर आपने NAD, NADP, FAD और कोएंजाइम ए, ठीक है। तीसरा और अंतिम प्रकार कौन सा पड़ा? सक्रियक या एक्टिवेटर। और इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल आप बोलेंगे? आयरन एंड मैग्नीज, ये 2 एग्जाम्पल आ जाएंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे देखो बेटा, एपो एंजाइम, यह एंजाइम का प्रमुख भाग होता है। यह एंजाइम का प्रमुख भाग होता है जो प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। विभिन्न एंजाइमों में प्रोटीन श्रृंखलाओं की लंबाई, विभिन्न एंजाइमों में प्रोटीन श्रृंखलाओं की लंबाई अलग अलग होती है, ठीक है ना। आगे चलिए। एवं अमीनो अम्लों का क्रम, अमीनो अम्लों का क्रम विशिष्ट होता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको कहना पड़ेगा।
आगे चलिए। एंजाइम के प्रोटीन भाग में एक अथवा अधिक विशेष क्षेत्र, एंजाइम के प्रोटीन भाग में एक या अधिक विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं। एक या अधिक विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें सक्रिय स्थल कहते हैं। सक्रिय स्थल कहते हैं। इन्हीं सक्रिय स्थलों से सबस्ट्रेट बंधित होता है। तो ये आपके सामने जो व्याख्या चल रही है, किसकी चल रही है बेटा? ये व्याख्या चल रही है एपो एंजाइम की। क्या लिखा है इसमें मैंने? यह एंजाइम का प्रमुख भाग होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। विभिन्न एंजाइम्स में प्रोटीन श्रृंखलाओं की लंबाई और अमीनो अम्लों का क्रम अलग अलग होता है। आगे चलिए। ये यूँ कह दो कि विशिष्ट होता है। एंजाइम के प्रोटीन भाग में एक या अधिक विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं। एक या अधिक विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों को सक्रिय स्थल कहते हैं। इन्हीं सक्रिय स्थलों से आधारी पदार्थ अथवा सबस्ट्रेट क्रिया करता है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात और आप देख लीजिए। ये तो मैंने हॉलो एंजाइम बना दिया और इसमें ये एप्रोटीन भाग हो गया और ये बेटा एपो एंजाइम हो गया। तो ये हॉलो एंजाइम की संरचना है। तो बेटा आज के वीडियो में केवल इतना ही। यहाँ से आगे की कहानी अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।